रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। आइए जुड़िए पर्पल मूवमेंट से गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा उत्सव, जहां होगा समावेश, सशक्तिकरण और उत्सव का संगम। चाहे आप विकलांग हो, एनजीओ संगठन या बदलाव के साथी, ये मंच है आपके लिए। तो पहुँचे गोवा 9 से 12 अक्टूबर को और आज ही रजिस्टर करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की ऐप पर। सर्च करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। समावेश का जश्न हर दिल के साथ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास है और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं इस टॉपिक के ऊपर आप शो कब कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2025 को नई स्क्राइब गाइडलाइंस आई हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ये भी आप लोगों को याद हो कि 2014-15 में जब मैंने एक शो किया था, उसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ था। कई लोगों ने बायकॉट किया था, कई लोगों ने थ्रेटनिंग कॉल्स दी थी और मैंने आगाह किया था कि ये समय की डिमांड है और ये होगा ही। आज हम इस टॉपिक पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सेक्रेटरी साहब श्री राजेश अग्रवाल जी से बात करेंगे। जानेंगे कि डिपार्टमेंट ने क्या तैयारियां की है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसमें खास क्या है और जो चैलेंजेस आने वाले हैं उससे कैसे निपटा जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू दानिश। सर, जब आप आए डिपार्टमेंट में तो हमारी बात भी हुई थी और आप लोगों को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी आई थी इसको लेके। तो कब आपको ये स्क्राइब गाइडलाइंस के बारे में ज़्यादा लगा कि अब समय है इसको चेंज करने का? बैकग्राउंड क्या है? नहीं, देखिए, एक तो फ्रैंकली अभी सरकार ने पिछले 3-4 साल से काफ़ी एक नई भर्तियां काफ़ी चालू की, भारत सरकार में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी चली रही हैं और पीएसयूज में भी चली रही हैं। और थोड़ा बैकलॉग भरने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आई। चाहे अपना एक्ट 2016-17 में आ गया था नया, पर कई बार इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली टाइम लगता है। जॉब मैपिंग भी 2021 में ऑर्डर निकला था, डिपार्टमेंट्स को समझने में टाइम लगता है। तो अभी नौकरियां काफ़ी ज़्यादा निकलनी शुरू हुई, चाहे पीएसयू थे, चाहे केंद्रीय विद्यालय थे, चाहे बैंक थे। और अब फ्रैंकली कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है यार। आप ब्लाइंड या वीआई कम्युनिटी में देखो, पहले 10वीं पास बच्चे कम मिलते थे, 12वीं पास कम मिलते थे। अब लकीली बहुत अच्छे नंबर्स में मिलते हैं। कोई भी नौकरी मिलती तो ऐसे नहीं कि कैंडिडेट ही नहीं एलिजिबल, हर एक के लिए मारा मारी है। डेफ सेक्टर में भी बच्चों की संख्या लकीली 10वीं 12वीं पास करने वालों की, ग्रेजुएट पास करने वालों की अच्छी बढ़ रही है। लोकोमोटर तो खैर शुरू से ही था। और इवन जो अपना चौथा सेक्टर है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स वाला, उसमें भी काफ़ी बच्चे और पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से बच्चों के साथ। टीचिंग मेथड्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो उसमें भी मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। पहला तो जेन्युइन दिव्यांग हैं, जेन्युइनली एलिजिबल है, उनकी संख्या बढ़ रही है। अब एग्जाम्स में दूसरा पैरेलली अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, 2 चीज़ें हैं। एक तो कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट गलत लेके कोई बैठ रहा है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो स्क्राइब का है कि भाई स्क्राइब एक तरह से अपने अच्छा स्क्राइब किसी भी, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे थोड़ा पेमेंट टर्म्स पे, या कैसे भी अच्छा स्क्राइब अगर आप लेने में कामयाब हो गए तो आप दूसरे जेन्युइन मेरिटोरियस, मतलब दोनों जेन्युइनली दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, और एक के पास स्क्राइब ज़्यादा अच्छा मिल गया, दूसरे के पास उतना नहीं मिला, तो एक डिस्पैरिटी आ जाती है। और काफ़ी केसेस अपन ने अब सब लोग जानते हैं कम्युनिटी में भी कि कई जगह थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है इस मामले में। तो एक तरह से सभी दिव्यांग बच्चों को एक समान चांस मिले, चाहे आप अमीर परिवार से हो, गरीब परिवार से हो। और जेन्युइन दिव्यांग बच्चे सभी अपनी अपनी कैटेगरी में, वीआई कैटेगरी वाले उसमें, दूसरी में, अब जेन्युइन कंपटीशन के मार्फत ही आए। तो उसके लिए एग्ज़ाम फेयर हो, एग्जामिनेशन सिस्टम फेयर हो और एक्सेसिबल भी हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस बात का भी
कि हम जबरदस्ती ये ना बोले सिर्फ कंप्यूटर पे पेपर देना है और बच्चों को अभी कंप्यूटर हमने सिखाना चालू नहीं किया। तो कई जगह कई स्कूलों में तो है, अभी आप हमारे NIVX देहरादून में जाओ तो तीसरी चौथी के बच्चे हमारे 80-90% बच्चे जो फुली ब्लाइंड भी हैं वो कंप्यूटर पे ही इंटरनल एग्जाम्स दे रहे हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा ट्रांजिशन टाइम भी दिया है। मैं काफ़ी लंबा उत्तर दे रहा हूँ इस पे, बट ये सब चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करती हैं कि हम करेक्टिव स्टेप्स लें, कम्युनिटी को साथ लेके उनकी भावनाओं को भी समझें। जेन्युइन दिव्यांग बच्चे जो हैं उन्हीं को चांस मिले, नॉन जेन्युइन को ना मिले। एंड विद इन जेन्युइन, अमीर गरीब, रूरल अर्बन, सबको एक जैसा चांस मिले। बिल्कुल। ऐसा भी ना हो कि अर्बन एरिया के बच्चे को, दिल्ली मुंबई के बच्चे को अच्छा एक मौका मिल रहा है, गांव का बच्चा है उसको उसमें वो पीछे रह गया। तो इसीलिए पहला हमारा है कि अगर टेक्नोलॉजी होगी, बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, एग्ज़ाम एक्सेसिबल होना चाहिए, वो सब बातें बिल्कुल मंजूर हैं। जहाँ नहीं होगा कोशिश करेंगे हम, जहाँ कंप्लेंट आएगी भाई ये जरा ये अभी तैयार नहीं है ये वाली एग्जामिनिंग बॉडी, वहाँ पे क्या करना है। सो विल बी फुली फ्लेक्सिबल ऑन दोज इश्यूज। बट हमें अगर सही में मेरिटोरियस दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाना है तो जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करती। गांव का बच्चा भी कंप्यूटर पे पेपर उतनी ही तसल्ली से दे सकता है अगर उसको यूज़ करनी आती जितना शहर वाला, या अमीर या गरीब। इसलिए पहला बेस्ट तो वही है कि बच्चे टेक्नोलॉजी का माध्यम से उपयोग करें। सेकंड ऑप्शन है कि ठीक है, अब अगर स्क्राइब बेस्ड ही करना है तो आपको एग्जामिनिंग बॉडी स्क्राइब दे, और उसके बावजूद अगर कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शंस आती हैं तो वी विल सी। हमारी पूरी कोशिश होगी डिपार्टमेंट से कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो, पर ओवरऑल बेसिकली इन द बिगर पिक्चर सभी बच्चों को अच्छा चांस मिले, बच्चे इस माध्यम से थोड़ा टेक्नोलॉजी के प्रति और जागरूक भी हों। और आजकल फ्रैंकली आगे जब नौकरियों में जाओगे तो कंप्यूटर नहीं आएगा तो आप 90% जॉब्स तो कर ही नहीं सकते। इवन आज आपको स्विगी के ड्राइवर्स में लोको मोटर वाले बहुत जा रहे हैं न्यू मोशन के उस पर, तो ऑब्वियसली उनको ऐप यूज़ करनी आनी चाहिए। ऐप नहीं आती तो आपको डिलीवरी बॉय की नौकरी भी नहीं मिलती, चाहे लोको मोटर है चाहे डेफ बच्चा है। तो ऐसे ही VI कम्युनिटी में आगे ज़्यादा सक्सेसफुल वही हो रहे हैं, चाहे आपको किसी भी जॉब में जाना है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, और किसी दूसरे स्किल बेस्ड में भी जाना है। तो कंप्यूटर तो बेसिक नेसेसिटी हो गई है, तो मोबाइल आना, कंप्यूटर आना, तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं वही हो। सर। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं भी कम्युनिटी से यही कह रहा हूँ कि एक टाइम लगेगा सेटल होने में, ये 2-3 साल लग सकते हैं, उसके बाद काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जनरेशन्स के लिए सॉल्व हो जाएगी अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ हमारा स्क्राइब पूल बन जाता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब इन गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया तो क्या आपकी जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं उनसे बात हुई? क्योंकि आज के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो उनके पास जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उनकी कोई प्रिक्योरमेंट है, ना उनके सर्वर एक्सेसिबल हैं, तो क्या उन लोग वो स्क्राइब पूल बनाने के लिए रेडी हैं? किसी आपकी बात हुई है उनसे? हाँ, उनसे कईयों से बात हो रही है, और बेसिकली उसमें जेन्युइननेस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, यूज ऑफ UDID, हम API बेस्ड भी, अभी UPSC का भी लेटर आया हुआ है कि वो API हम दे सकते हैं क्या उनको, बिल्कुल उनके साथ भी वो पूरा टेस्टिंग फेज भी होएगा उस चीज़ का। तो फ्रैंकली मेरी सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि UDID जरूर बनवा लें जिसका नहीं बना। धीरे धीरे अभी तक तो हमने फ्रैंकली अपनी स्कीमों में किया था कंपलसरी, पर आगे जाके एग्जामिनिंग बॉडीज़ वगैरह भी इसको ज़्यादा यूज़ करेंगी। तो और फिर यही कि कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, किस तरह का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, स्क्राइब पूल कैसा हो, हमारे खुद की NICRCs, उसमें हम परमानेंट सेंटर्स बना सकते हैं क्या जो सभी तरह से एक्सेसिबल हो विद ऑल द सॉफ्टवेयर एंड रैम्स एंड एवरीथिंग, मतलब हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए। तो पर ये नहीं हम कहते कि भाई झांसी का बच्चा वो भोपाल जाके पेपर देगा, हमारी CRC भोपाल में है। हम तो चाहेंगे कि एक्सेसिबल सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बने। और बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर उसका एग्ज़ाम में ही लेटर से कई क्वेश्चंस एक्सेसिबल नहीं है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए VI बच्चों के लिए। CBSE तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है, पर बाकी बहुत लोग अभी उसमें ट्रेन नहीं हुए। तो पर जैसे CBSE का ही, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मंत्री एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो मैंने उनको एक लड़की से मिलवाया, अभी पल्लवी, एक अपनी दिल्ली की ब्लाइंड बच्ची है, उसने CBSE का 12वीं का एग्ज़ाम खुद के बलबूते पे लैपटॉप पे दिया और 94% नंबर लाई। तो मैंने उस बच्ची को शिक्षा मंत्री जी से भी मिलवाया,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाकी स्कूल बोर्ड्स को भी इंस्ट्रक्शन जारी करता हूँ कि वो भी जो बच्चे लेना चाहें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बिना स्क्राइब के, उनको वो मौका मिले। तो मतलब सरकार के सभी विभाग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और ये ऑप्शन दें। इसलिए हमने अभी स्क्राइब वाला ऑप्शन खत्म नहीं किया, एंड आई एम श्योर कि ये ऑप्शन कई वर्षों के लिए रहेगा। जैसे खासकर आईडी बच्चों के लिए और उनके लिए तो रहेगा ही, जो खुद से कंप्यूटर पे नहीं दे पाएंगे कुछ बच्चे। पर वीआई कम्युनिटी में आई विल बी वेरी हैप्पी इफ 5 years डाउन द लाइन ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स ये कहें कि मैं बिल्कुल कंप्यूटर पे एग्जाम दूंगा बिना स्क्राइब के। एंड आई होप कि तब तक सॉफ्टवेयर वगैरह भी इतने अच्छे हो जाएं कि आपको रीडर की जरूरत भी ना पड़े, ना रीडर की ना स्क्राइब की। पर ऑब्वियसली जब तक सिस्टम नहीं तैयार होते स्क्राइब वाला सिस्टम रहेगा, पर उसमें लेट्स बी वेरी क्लियर कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऑन स्क्राइब के बदले एक पूल ऑफ स्क्राइब्स बने जल्दी से जल्दी और उसमें से दिया जाए। उसमें भी कोई छोटी मोटी अभी डिमांड्स आ रही हैं कि अगर 10वीं क्वालिफिकेशन है तो 8वीं का बच्चा देगा कि क्या होगा। तो ये छोटे मोटे ट्वीक्स हम करते रहेंगे। वी आर टोटली विद द कम्युनिटी। इसमें हम कम्युनिटी के फायदे के लिए ही करेंगे, कम्युनिटी के विरुद्ध जाके नहीं करेंगे। पर कहीं के मैं जरूर नज करता रहूंगा कम्युनिटी को टुवर्ड्स मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिपेंडेंस, क्योंकि बाद में आप नौकरी पे भी जाओगे तो क्या आप स्क्राइब लेके साथ साथ चलोगे क्या हर जगह? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको इंडिपेंडेंट तो लाइफ में बनना ही है। तो जितनी जल्दी बच्चा अपना वीआई बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, हम तो चाहते हैं कि तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे ही बिल्कुल कंप्यूटर में निपुण हो जाएं। एक एनएफबी ने आपको लेटर लिखी है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है। उसमें उन्होंने ये आपसे रिक्वेस्ट की है कि अभी एक कोरिजेंडम निकाला जाए, कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाए। अगर इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो है एनएफबी की लेटर की बात। दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके पास दोनों तरह के मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। एक तबका जो बहुत खुश है, एक तबका को लगता है कि अभी हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो क्या इन फ्यूचर डिपार्टमेंट अंडर प्रेशर होके इसको वापस भी ले सकता है? नहीं, देखो इसमें अंडर प्रेशर वाली और वो बात नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में हमने यूडीआईडी कंपलसरी का ऑर्डर निकाला स्कीमों के लिए। फिर जब थोड़ा आया तो हमने फिर थोड़े अपने से हाथ खींचे। हमने कहा नहीं चलो इस चीज़ में कंपलसरी है, इस चीज़ में चलो 3 महीने और दे देते हैं। फिर जब हमने भी खुद एनालिसिस किया कि नहीं नहीं कुछ एरिया में कुछ लोग वंचित हो सकते हैं, फिर हम बढ़ाते रहे। तो ये सिर्फ फ्रैंकली पिछले 5-6 महीने में ही रियल टर्म्स में कंपलसरी हुआ यूडीआईडी फॉर ऑल ओवर स्कीम्स, चाहे वो एडिप हो, चाहे वो डीडीआरएस स्कीम हो, चाहे नेशनल ट्रस्ट की हो। और उसमें भी कहीं कहीं हमने एक्सेप्शन दिया। हमने कहा यार आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग कट गई, तो अगर 1 महीने में जख्म भी भर गया या 2 महीने में भर गया तो आपका हो सकता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी बनने में 6 महीने लग जाए। तो हमने कहा उसमें हम सिर्फ हमारा P&O कह देगा कि यार इसकी टांग सही में एम्प्यूट हुई है और चाहिए इनको प्रोस्थेटिक्स, तो हम लगा रहे हैं। तो मतलब हम बहुत रिजिड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा पर्पज ये वी आर देयर टू सर्व द दिव्यांग कम्युनिटी। तो क्योंकि इसमें फ्रैंकली दिव्यांग कम्युनिटी का ही बुरा हो रहा था, जेन्युइन लोगों का, कि कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे थे या अमीर लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा था गरीबों के बजाय। दे कुड हायर बेटर स्क्राइब्स। तो इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ज़्यादा है। पर जहाँ भी कहीं हमें लगा यार ये एग्जामिनिंग बॉडी अभी पूरी तैयार नहीं है, एग्जामिनिंग बॉडी हमें कहती है कि साहब आप हमें 6 महीने और दो, या हमें दिव्यांग कम्युनिटी कहती है कि नहीं हमारे हिसाब से ये एग्जाम में जरा गड़बड़ हो जाएगी, तो हम बिल्कुल मतलब हम अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। बट हम नज करते रहेंगे कि यार फ्यूचर ये है, आपने बिल्कुल कंप्यूटर पे ही सबको आना ही चाहिए बच्चों को। तो जिनको नहीं मतलब किसी भी वजह से वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, फिर आप पूल ऑफ स्क्राइब यूज करिए। तो आने वाले टाइम में स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स और हो सकती है? हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल चलता ही रहता है, ये सब बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसमें जैसे आपने खुद ही बताया कि जो 8वीं वाला स्क्राइब है वो जेन्युइन इश्यूज हैं कि हो सकता है 8वीं वाला बच्चा साइंस मैथ के कुछ चीज़ें ना पढ़ पाए, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए कि चलो 10th तक का या 12th तक का बच्चा लिया जाना चाहिए जो एटलीस्ट पढ़ तो सके या लिख सके एक प्रॉपर तरीके से। नहीं, उसमें उसमें दानिश जी क्या है कि जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हम लोगों से, आपसे या मुझसे बहुत तेज है। मतलब तीसरी चौथी के बच्चे चाहे ब्लाइंड हो, चाहे कोई भी हो और डिसेबिलिटी के हो या कोई डिसेबिलिटी ना भी हो, वो हमसे बहुत तेज है। तो मतलब दे आर नेटिव यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप हमारे NIVH देहरादून में आ जाओ, और भी बहुत स्कूलों ने मतलब ऐसा किया है या पेरेंट्स ने घर पे सिखाया है, ये बच्चे बहुत छोटी उम्र में दे ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड मोबाइल बेटर देन यू एंड मी।
तो ये बात 10वीं या 5वीं या 8वीं की नहीं है। बस जो बच्चा तैयार है, हम चाहेंगे उसका स्कूल, चाहे इंटरनल एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे NIOS के हो, चाहे 10वीं बोर्ड के हों, CBSE के हों और बोर्डों के हों, या 12वीं में हायर एजुकेशन के हों, फिर जॉब्स के हों, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। एंड फ्रैंकली VI कम्युनिटी के लिए तो यार स्मार्टफोन और कंप्यूटर यूज़ करना, दिस इज योर लाइफ लाइन, इवन मोर देन लेट अस से डेफ किड्स और लोकोमोटर किड्स। सर आपको तो इसी पे भरोसा बिल्कुल करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हैं और हम पूरी तरह आपके साथ हैं इसमें। सर एक बात बताएं, मेरे को काफ़ी लोगों का जो कंसर्न आ रहा है कि ये जो गाइडलाइन इशू हुई है, इसके अंदर एक पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि कुछ एजेंसीज ने डाउट किया है कि कहीं पे मेल प्रैक्टिस होती है। तो लोगों का ये कहना है कि जब ये गाइडलाइन में रिटर्न में जैसे जैसे जाएगी एजेंसीज को, तो उनका बायस नेचर पहले ही बन जाएगा। तो क्या ये गाइडलाइन में मेंशन करने की जरूरत थी? हाँ, क्योंकि अब यार जो ग्राउंड रियलिटी है सबको मालूम है, और मैं भी इस इंटरव्यू में बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब देखो दोनों तरह के हैं। एक तो कि बच्चा असल में दिव्यांग नहीं है या कम दिव्यांग है, 30% है, 40% का बनवा लिया। खैर स्क्राइब में वो बात आड़े नहीं आती, वो रिजर्वेशन कोटे के लिए वो बात आती है, जॉब के लिए। तो स्क्राइब वाले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में, एंड वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि चाहे 20% दिव्यांगता हो या टेम्पररी हो, स्क्राइब चाहिए तो चाहिए। पर या ऑल्टरनेटिव, मतलब स्क्राइब का ऑल्टरनेटिव, उसको दूसरा मैकेनिज्म अगर मिल सके तो वो है। तो और ऑब्वियसली ये तो सभी कम्युनिटी को भी मालूम है, और आप कम्युनिटी भी हमेशा कहती रही है कि ये थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसमें सरकार भी थोड़ा क्लीन अप करे। तो आप उसका हिस्सा समझ लीजिए थोड़ा सा। बट मोर देन क्लीन अप, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसे आप लोगों ने गाइडलाइन फ्रेम की है और अब तो आप डिसेबिलिटी कम्युनिटी के साथ ही रहते हैं हर टाइम पे, तो मुझे ये आपसे समझना है कि ये लोगों का जो सवाल है कि प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगी एजेंसीज या सर्वर कैसे बनाएंगी, उसके ऊपर अभी कुछ इनिशियल टॉक शुरू हुई हैं या अभी बात होगी इसके ऊपर कि कैसे कैसे क्या जो कैंडिडेट है वो खुद के लैपटॉप भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो रिमोट सिस्टम चलता है। तो इंटरनल बैंकिंग में हमने कई जगह देखा है कि वो आपको अलाउ करते हैं अपना पीसी ही लाने में, और फिर वो रिमोट की बजाय उससे स्ट्रीम कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि कोई और वेबसाइट नहीं चलती है, और एक कैंडिडेट उनका कैमरे पे रहता है, वो सुनता रहता है, देखता रहता है कि कुछ हो नहीं रहा। तो कुछ इस तरह की टेक्निक या प्रोक्योरमेंट वगैरह पे क्या चल रहा है? नहीं, इसमें दानिश हम स्टैंडर्डाइज कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि सभी एजेंसीज के अपना अलग अलग उनके मेथड हैं, सबके अपने आउटसोर्स्ड एजेंसीज हैं। और फ्रैंकली इंडिया में जो बड़े एग्जाम्स हैं वो 5 6 7 ही कंपनियां हैं जो 90% एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं, चाहे TCS हो और अपटेक हो, और ऐसे मतलब 10 12 कंपनियां बेसिकली डू 90% ऑफ जॉब्स। और बाकी जो कई बार स्कूल एग्जाम्स हैं उसमें वो इतना लेवल का आउटसोर्सिंग नहीं होता है, वो अपना जहाँ पे सेंटर चल रहा है वहाँ पे है, या जैसे आप कह रहे हो बच्चा खुद का लैपटॉप वगैरह लेके चला गया, उन्होंने बाकी वो कर दिया थोड़ा सा उसका। तो ये हमने अभी तक उनसे इस लेवल की बातचीत चालू नहीं हुई। बट आर दे पॉजिटिव अबाउट क्योंकि इट? हाँ, आई एम श्योर कि 50% ऑफ द एजेंसीज अगले 1 साल में दे विल बी फुली रेडी फॉर दिस। कईयों में टाइम लगेगा, इसलिए हमने अभी नॉर्मली 2 साल लिखा है लेटर से, उसमें भी एक 10% एजेंसीज कहती नहीं उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो विल सी। पर तब तक ये है कि ऑन स्क्राइब की प्रथा आई एम श्योर कि थोड़ा बेटर जल्दी चालू हो जाएगी। उसमें भी कई एजेंसीज कहेंगी कि हमें टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे, वो ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड चलेगा। इसलिए हमने लिखा है कि कोई एजेंसी अगर 2 साल से पहले तैयार हो जाती है, कोई 3 महीने में तैयार है ऑन स्क्राइब पूल के साथ, वो 3 महीने में ऑफर करे। लेटर से कोई एजेंसी कहती है यार इस 10 शहरों में मेरा स्क्राइब पूल है, बाकियों में ऑन रखूंगा, तो ठीक है। तो मतलब पीपल विल कम विद डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशंस इन द बिगनिंग। बिल्कुल। इसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई है, जो पिछली गाइडलाइन में हमारी बात भी हुई थी कि पहले जो स्क्राइब होता था वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलता था बिलो में, तो एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलता था। वो पॉइंट भी आपने ला के वो विद इन द कम्युनिटी वो सही कर दिया। अगर किसी ने एमए लिया है तो वो एग्जाम, फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग का ग्रेजुएशन बेस होता था, तो अगर जिसने एमए किया है वो बीए का ले जाता था, लेकिन जो जिसने ग्रेजुएशन की है उसको +2 का मिलता था जो सेकेंड ईयर का। तो अब वहाँ पे भी इक्वल अपने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कम्युनिटी से कैसा रिस्पॉन्स आ हाँ, रहा है वो सर भी आपको? कम्युनिटी से फीडबैक था यार हमारा, फ्रैंकली यार। देखो
90% जो हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी फीडबैक पे कर रहे हैं। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको कम्युनिटी से गाइडलाइन इशू होने के बाद? 95% पॉजिटिव है, 5% की कुछ कुछ शंकाएं हैं, तो उनको भी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम अड़ियल थोड़ी हैं एकदम, हमें बच्चों का नुकसान थोड़ी करना है। जहां जहां हमें प्रॉब्लम लगेगी हम वहां वहां के लिए ट्वीक करेंगे। जो कोरिजेंडम की बात हो रही है, तो कोई ऐसा कोरिजेंडम हम जल्द देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिले 6 महीने का, जैसे एनएफबी ने डिमांड की है? वो देखते हैं अभी, और मतलब आई एम वेटिंग फॉर दिस थिंग कि हाउ द सिस्टम टर्न्स आउट। कितना बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है ये कम्युनिटी के लिए आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से? इन द लॉन्ग रन तो देखो ये अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी थोड़ी कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, और उसमें बिल्कुल हमारे मंत्रालय को उन बच्चों का या उन संस्थाओं का या एग्जामिनिंग बॉडीज का बात सुन के थोड़ा सा ट्विक्स करने पड़ सकते हैं। बट इससे एक ये आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम इंडिपेंडेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं तो इनफैक्ट ये भी कहता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन को भी मैं बहुत जगह प्रमोट कर रहा हूँ अभी, कि स्पेशल स्कूल्स कई बच्चों के लिए ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, और बहुत कम्युनिटी के जो लोग आगे बढ़े हैं स्पेशल स्कूल्स के कारण ही आगे बढ़े हैं। बट अब यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। कोई बच्चा अगर 5वीं 6वीं तक प्योरली ब्लाइंड स्कूल में, उसके बाद इंक्लूसिव स्कूल में जाता है, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो बच्चा फिर कॉलेज में तो देखो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल। कॉलेज लेवल पे वी डोंट हैव स्पेशल ब्लाइंड कॉलेजेस और डेफ कॉलेजेस और आईडी कॉलेजेस, तो वो भी जो बच्चे पहले इंक्लूसिव में जा सकते हैं तो दैट्स गुड। और जितना टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हम चाहते हैं बच्चे आगे बढ़ें, हर फील्ड में आगे बढ़ें। वीआई में हम मैथ्स और साइंस में जो बच्चे जाना चाहते हैं, बिल्कुल वी एक्चुअली फील वेरी हैप्पी कि बच्चे स्टेम सब्जेक्ट्स में भी जा रहे हैं। तो मतलब यार नाउ थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। जो जॉब रोल्स हैं वो मैसिवली चेंज हो रहे हैं सभी के लिए, नॉन दिव्यांगों के लिए भी, दिव्यांग के लिए भी जॉब रोल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। कई जो नौकरियां पहले होती थी अब नहीं होंगी, तो इसलिए आपको बिल्कुल नए ज़माने के साथ चलना है, नई टेक्निक से करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट चलना है। अगर कोई ब्लाइंड आदमी या बच्चा मुझे बोलता है मैं तो अकेला घुमाता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी, दैट्स ट्रू इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। तो हमें ये सब मोबिलिटी भी सिखानी चाहिए सबको। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड और वो टेक्नोलॉजी तो आई गया, बट इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंटली डूइंग थिंग्स जितना पॉसिबल है, जिस हद तक उसको भी हम सब मिलके प्रमोट करें। सर लास्ट सवाल मेरा, हमने आरपीडी एक्ट भी कई चीज़ों में कहता है कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयर हैं उनको इंसेंटिवाइज करे ताकि वो हायरिंग हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की इन प्राइवेट सेक्टर। तो स्क्राइब पूल को और एनकरेज करने के लिए, स्क्राइब पूल बनाने के लिए क्या इस बात पे भी ध्यान दिया जा सकता है डिपार्टमेंट की ओर से कि जो स्क्राइब बनेंगे, जो पूल क्रिएट हो रहा है, उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि जो स्क्राइब खुशी खुशी से आए कि उनको भी कुछ मिले, कुछ सर्टिफिकेट या कुछ रिन्यूमरेशन? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ढंग मिलना चाहिए तभी वो आएगा, नहीं तो वो अगर रोता हुआ दुखी मन से आएगा तो पेपर भी खराब ही करके जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन जो आपका फंड है, कुछ उसमें कोई ऐसी स्कीम आ सकती है आने वाले टाइम में? बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं। क्योंकि अगर I कोई think भी it is एग्जामिनिंग बॉडी going to be कहेगी very कि हम ये important. करना चाहते हैं, हमारे पास फंड की कमी है, तो बिल्कुल। एक टाइम पे यूजीसी कुछ देता था स्क्राइब को, तो काफी स्क्राइब आते थे, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का डिपार्टमेंट इंसेंटिवाइज करता है स्क्राइब के वी विल लिए, बी टोटली ओपन टू दिस, वी विल बी टोटली ओपन टू दिस, कि बिल्कुल प्रोफेशनल को यार मिलना ही चाहिए। जैसे देखो अभी बहुत जगह पे डेफ अपने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को बुला के कहीं भी नहीं पैसा देते थे, पुलिस वाला भी उनको उठा के ले जाता था, आज कोर्ट में जरूरत है, और बेचारे से मुफ्त में काम करा के 4 घंटे बाद भगा देते थे। तो अभी हमने सभी तरफ ऑर्डर निकाला भी, इनको ढंग की रिम्यूनरेशन देनी चाहिए जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है अक्रॉस द सिस्टम। आज कोई भी डिपार्टमेंट बुलाता है, कोर्ट बुलाता है, पुलिस वाला बताता है, कोई प्राइवेट कंपनी वाला बुलाता है, तो कम से कम उतनी रिम्यूनरेशन उनको मिल जाती है पर आवरली हिसाब से। ऐसे ही चाहे ये अभी नॉन दिव्यांग होंगे जो स्क्राइब का काम करेंगे, पर उनको भी रीजनेबल रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए बिल्कुल। वो तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग। और इसमें कहीं भी कोई भी एग्जामिनिंग बॉडी हमें बोलती है भाई टेम्परेरली अगले 1-2 साल तक आप हमें फंडिंग कर दो इस चीज़ का, या हम ये पैसा कहाँ से लें, हम नहीं चाहेंगे कि दिव्यांग बच्चे से वो फीस में एक्स्ट्रा पैसा लें कि स्क्राइब को भी देना पड़ेगा, या तो वो क्रॉस सब्सिडाइज करें पूरे सिस्टम से, या वी आर गेम फॉर इट। बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। थैंक यू सर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ आई है, लेकिन
मैं इस चीज़ के लिए भी आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि हम कम्युनिटी के लिए हैं, जहाँ भी चेंजेस की ज़रूरत होगी यू आर ओपन फॉर दैट, और आने वाले टाइम में हमें और स्टेक होल्डर की कंसल्टेशंस भी दिखने को मिल सकती हैं और कुछ आपके कोरिजेंडम भी आ सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन इज़ क्लियर, वन नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। हमें आगे बढ़ना है तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सभी के लिए, चाहे जो अर्बन रूरल डिवाइड की आपने बात की, रिच पुअर की, तो वहाँ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपसे हमेशा ही मजा आता है सर बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वंस अगेन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट यू। Thank you, Danish, and my best wishes to all the friends and their parents and their teachers. So we are absolutely with you, and my best wishes to everyone. बिल्कुल, हम अब यही देखेंगे कि ये इंसेंटिवाइज वाली स्कीम आ जाए ताकि और लोगों को प्रोत्साहन मिले, तो जिस तरह से भी कंट्रीब्यूशन हो सके तो बढ़िया एक स्क्राइब पूल लोगों के लिए बन के आए। थैंक यू सर। Thank you, Danish. तो लिसनर्स, बात की आज हमने सेक्रेटरी साहब से, जिन्होंने खुल के हर मुद्दे पर बताया कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह का स्क्राइब पूल होगा, किस तरह के सजेशंस लिए जा सकते हैं, इंटेंशन क्या है, विजन क्या है। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structures. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 91701 6606 स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.